हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस सुपर डुपर वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो हिस्ट्री का क्लास 9th का चैप्टर 1 जो है भौगोलिक खोजें, उसको देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को फैला दीजिए पूरे बिहार में, ताकि और भी बच्चे जो हैं इससे नॉलेज ले सकें। ठीक है, और आपका सिलेबस जो है वो टाइम पे ख़त्म हो सके। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है हमारा चैप्टर जो है भौगोलिक खोजें। पहले जानते हैं कि भौगोलिक खोजें क्या होती हैं। भौगोलिक खोज कहने का अर्थ है कि जो अ, भूगोल से संबंधित चीज़ें हुई, कि जैसे इतिहास का शुरुआत कैसे हुआ, उसके बारे में जाना कैसे लोग, जैसे कि भारत की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई, आखिर इन सभी चीज़ों का खोज कैसे हुआ, किन किन यात्रियों के द्वारा, किस किस चीज़ के द्वारा जो है इन सारे चीज़ों का खोज हुआ, इसी को कहेंगे भौगोलिक खोजें। ठीक है, भौगोलिक खोज में बहुत सारे ऐसे देशों का खोज हुआ, बहुत सारे जो इतिहासकार थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास करके इस पृथ्वी पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इस इन सारी चीज़ों का पता लगाया। तो हम लोग भी अब ये जानेंगे कि आखिर भारत का खोज कैसे हुआ। आपके मन में तो ये प्रश्न ज़रूर आता होगा कि ये भारत का खोज किसने किया, कैसे हुआ, अमेरिका का खोज कैसे हुआ, किसने किया। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक खोजें। विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देखिए, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें ये घटना जो है, समुद्र यात्री जो लोग थे और भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। जो समुद्र का यात्रा करते थे जो लोग इतिहास के टाइम में, मतलब जब खोज कर रहे थे, तो उस समय ये समुद्री यात्री जो थे बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे थे भौगोलिक खोज करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है, उनमें यह खोज भी शामिल है। ठीक है, यह खोज जो है भौगोलिक खोज, इसके जब आधुनिक युग शुरू हुआ है, आधुनिक युग का जब आरंभ हुआ है, तो ये घटना जो है समुद्री यात्राओं का ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई है, जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों में ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अगर कोई देश इस चीज़ में भौगोलिक खोजों में योगदान दिया है तो वो है यूरोप। ठीक है, वो जो है प्रारंभ से ही वो बहुत ज़्यादा आगे था और इसी के कारण वो पूरे विश्व में अपना समस्त जो है क्या कर लिया, विश्व में वर्चस्व स्थापित कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते गए और नए देशों जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो है भौगोलिक खोजी का शुरुआत करने वाला जो देश था वो था स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये देश जो थे वो धीरे धीरे पिछड़ते गए। ठीक है, धीरे धीरे पिछड़ गए तो अब आप पीछे हो जाएंगे तो आपसे भी तो लोग आगे हो सकते हैं ना। तो इसी तरह हुआ, जो और सारे देश थे जैसे कि इंग्लैंड था, हॉलैंड था, फ्रांस था और जर्मनी, इस दिशा में अधिक सफलता उनको मिल गया। ठीक है, इन सारे देशों को अधिक सफलता मिल गया और जो स्टार्ट किए थे स्पेन और पुर्तगाल, वो पीछे रह गए। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाला देश
कौन था सबसे पहले? तो आप आंसर में क्या बोलेंगे? स्पेन एवं पुर्तगाल, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से देश थे जो आगे मतलब बढ़े, मतलब स्टार्ट हुआ था जब स्पेन और पुर्तगाल जो है स्टार्ट किए थे, और वो जब पिछड़ गए थे उसके बाद कौन-कौन से देश इस दिशा में सफलता प्राप्त किए? तो था इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। हम लोग प्रारंभ से ही जानते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में कि जो व्यापार और वाणिज्य है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता है। व्यापार जो है एक निश्चित मार्ग से होता था, ठीक है। पहले प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्राय इन्हीं मार्गों का उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल में भी और मध्यकाल में भी यूरोप और एशिया के बीच में जो मध्य का रास्ता आता था, प्राचीन काल में भी और मध्यकाल में, और यूरोप और एशिया के बीच जब मतलब व्यापार किया जाता था तो उस समय भी मार्ग जो है मध्य में आता था, ठीक है। परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। लेकिन ऐसे भी था कि कई सारा देश जो था वो मतलब थे, रियल में थे, उनका स्थान था, लेकिन किसी को पता नहीं था उसके बारे में, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो देश, बहुत सारे ऐसे देश थे लेकिन हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। उसका धीरे धीरे भौगोलिक खोजों के थ्रू हम लोग जाने उसको, ठीक है। चलिए, जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया के अन्य हिस्से आदि। यही बात है, हम लोग अमेरिका को नहीं जानते थे। अमेरिका का खोज जो है कोलंबस ने किया, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है समुद्र यात्रियों के द्वारा हम लोग बहुत सारे चीज़ों को जाने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर होकर चीन तक की यात्रा विवरणों में यूरोपियनों को दक्षिणी पूर्वी एशियाई स्मृति का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। यहाँ देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो डब्बा में दिए हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। एग्ज़ाम में भी यहीं से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबल्य खा के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। जो पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो थे, उन्होंने जो विजयनगर साम्राज्य थी उसकी समृद्धि और चीन के जो शासक थे काबुल्य खा, उनके दरबार के वैभव का वर्णन जो है अपने यात्रा वृत्तांत में किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करें तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। देखिए, मध्य युग का जो काल था उसमें ज़्यादातर अंधविश्वास था। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी, तो उनको ये लगता था कि पृथ्वी जो है चपटी है, और अगर हम लोग मतलब समुद्र में जाएंगे, समुद्र में अगर अधिक दूरी तय करेंगे तो हम लोग अनंत में गिरकर विलीन हो जाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मध्यकाल में इस चीज़ का डर बना रहता था। उसके बाद देखिए, समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा की निर्भरता रहती थी। देखो, जब भौगोलिक खोज होना शुरू हुआ था, उस समय समुद्र का यात्रा जो करना था वो बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण था। क्यों था? क्योंकि जहाज़ जो था वो बहुत छोटा हुआ करता था और वो असुरक्षित भी हुआ करता था, और अगर उसको चलाना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, तो हवा पे निर्भर करना पड़ता था। अगर हवा चलेगा तो वो नाव भी चलेगा, जहाज़ चलेगा, तभी जाके आगे बढ़ेगा। लेकिन मतलब हवा हमेशा थोड़ी ना बहते रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था उस समय। उसके बाद देखिए, कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी भी नहीं हुआ था, ठीक है। हम पढ़ेंगे कंपास और कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र के बारे में आगे। अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था। कहने का अर्थ ये है कि जब कंपास और कुतुबनुमा का विकास नहीं हुआ था, उस समय ये यंत्र नहीं बने थे, तो लोगों को यह दिग्भ्रमित हो जाते थे। मतलब उनका माइंडसेट ये होता था कि अगर हम कहीं जाएंगे तो गिर जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, समुद्र में दूरी ज़्यादा तय करेंगे। तो अगर उसके बाद उनको लगता था कि कहीं हम मतलब इधर उधर भटक जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों का उनको डर रहता था। इसीलिए ज़्यादातर समुद्र यात्री डरते थे। उसके बाद देखिए, समुद्री यात्रियों के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। देखिए, ये भी है एक कारण। ये था कि राज्य जो था, राज्य सरकार, वो किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करती थी इसमें। उसके बाद देखिए, इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक जैसे महासागरों की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था, ठीक है। उसके बाद देखिए, कहने का मतलब ये था इसके कि इस परिस्थिति में क्या होता था कि जो नाविक थे और व्यापारी थे, वो अटलांटिक जैसे जो देश थे, महासागर, मतलब महासागर में जाना होता था उनको व्यापार या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो इस समय वो यात्रा नहीं कर पाते थे, ठीक है, और उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, और राज्य सरकार भी इसमें हेल्प नहीं करती थी। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग नहीं काम करते थे। भौगोलिक खोजों का शुरुआत धीरे धीरे हुआ, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। इसका शुरुआत कैसे हुआ, भौगोलिक खोजों के बारे में जानते हैं, ठीक है। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्धृत हुआ। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूशलम, जो कि अभी आधुनिक में इज़राइल में अवस्थित है, जो जेरूशलम है वो इज़राइल में अवस्थित है, ठीक है। पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्मयुद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए, तो सीमंती गौरव के मिथ्या अभियान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगी। देखिए, 11वीं-12वीं शताब्दी में ये हुआ था कि जेरूसलम में क्या हुआ था, अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ था, और इसमें ये हुआ कि जो यूरोपीय सीमंत थे, वो मध्य एशियाई के जो नवीन शक्ति थी, वो अरबों से पराजित हुए, और इससे क्या हुआ कि जो सीमंती गौरव थे, उनका जो मिथ्या अभियान था वो ग्रसित हो गए थे, और इससे क्या हुआ कि यूरोपियों के दंभ टूटने लगे थे। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। देखिए क्या था, धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। देखिए, जब ये धर्म युद्ध हुआ था, तो यूरोप वाले जो लोग थे, उनको ये चीज़ महसूस हुआ कि हम दुनिया के हर एक पहलू को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखिए, इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की, और इसी घटना से किस चीज़ की शुरुआत हुई, तो भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, मध्य युग में
अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्णय किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोप वासियों के लिए आवश्यक था। 1453 में ये हुआ था कि जो कुस्तुनतुनिया था वो तुर्की पर आधिपत्य कर लिया था और यूरोपीय व्यापार के लिए वो क्या किया था, तो मार्ग को क्या किया था, तो वो निरापद कर दिया था, यानी बंद कर दिया था। और अगर तुर्की को व्यापार करना होता था तो उसके बदले उसे भारी कर देना पड़ता था, ठीक है। तभी जाके वो कुस्तुनतुनिया था वो मार्ग से जाने देता था। तो इतना ज़्यादा कर कोई थोड़ी ना दे सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि यूरोपवासी जो चाहते थे, वो उन्हें लगा कि हमें जल्दी से क्या करना होगा, तो किसी ना किसी प्रकार का हल ढूंढना होगा। तो ये आवश्यक हो गया उनके लिए कि हम लोग जल्दी मतलब किसी न किसी हल को ढूंढे, नहीं तो उनका भी व्यापार बंद होने लगता, वो पीछे होने लगते। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्राओं एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। ये क्वेश्चन आता है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, अरबों से। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा, अरबों से। उसके बाद देखिए, इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला के परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई। देखिए, इटली और स्पेन जो थे और पुर्तगाल में समुद्री तटीय इलाकों में नाव निर्माण की कला जो थी वो परंपरागत थी। अब उसकी जगह पे क्या शुरू हो गया, तो खांचा पद्धति का विकास हो गया। नाव की निर्माण जो परंपरा रूप से चलती थी, उसकी जगह पे अब खांचा वाला पद्धति शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। जब ये इन सारी चीज़ों का शुरुआत हुआ तो दूरबीन का भी मतलब आविष्कार हो गया, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम आगे। चलिए, समुद्री अभियानों में काफ़ी सहायक रहा। जब दूरबीन का विस्तार हो गया तो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल था। क्यों था, क्योंकि दूरबीन की सहायता से जो लोग थे वो दूर से ही देख लेते थे क्या आ रहा है सामने, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे मार्ग जो था वो मतलब खाली हो जाता था, वो आराम से समुद्र की यात्रा कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका है। अब का जो मानचित्र है विश्व इतिहास का, वो मतलब चेंज हो गया है, ठीक है। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब एस्ट्रोलोब क्या होता है, तो अक्षांश जानने का एक उपकरण है। आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस्ट्रोलोब का अर्थ क्या होता है, तो एस्ट्रोलोब का अर्थ ये होता है कि अक्षांश जानने का एक उपकरण है। और इसी संदर्भ में एस्ट्रोलोब की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुर्तगालियों ने एक नए किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पुर्तगालियों ने किस किस्म के जहाज बनाए थे, तो हल्की और तेज चाल चलने वाले। उसका नाम क्या था, तो कैरावल, ठीक है। कौन बनाया था, तो पुर्तगालियों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। ये जो नए नए उपकरण बन गए, ठीक है, उसके द्वारा और अपने साहस के बल पर ये जो यूरोपीय नाविक थे वो अटलांटिक और भूमध्य सागर में अपने जहाज को ले गए, ठीक है। इसी क्रम में
1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बर्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उतमाशा अंतरिप तक पहुँचे। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1488 ईस्वी में कौन से ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिणतम अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरिप तक पहुंचे थे। तो कौन थे? बर्थोलोमियो डियाज। ठीक है, कब पहुंचे थे? जो 1488 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। 1492 ईस्वी में जो है अमेरिका की खोज की गई। किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। आपके लिए ये सारे जो हैं इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इसको आप मार्क कर लीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा। 9th का बेस आपका मजबूत होगा तो आगे जाके आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि उतमाशा अंतरिप तक कौन पहुंचा था? तो बर्थोलोमियो डियाज। कब पहुंचे थे? तो 1488 ईस्वी में। उसके बाद अमेरिका का खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि आगे 1498 में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डिगामा उत्तमाशा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। वहीं पर देखिए क्या हुआ कि 1498 ईस्वी में एक वास्को डिगामा नाम के पुर्तगाली नाविक था और वो उत्तमाशा अंतरिप को पार करते हुए भारत के मालाबार तट जो कि केरल में है वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, और उनका स्वागत जो है वहाँ के स्थानीय शासक जो थे जमोरिन, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, ज्ञातव्य है कि वास्को डिगामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन साधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डिगामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई आपको हेल्प करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसी तरह क्या हुआ कि जब वास्को डिगामा भारत के मालाबार तट तक पहुँचे तो उनका पहले क्या हुआ था कि उनका जो है भेंट जो हुआ था वो अब्दुल मजीद से हुआ था और उन्होंने ही मतलब भारत आने का मार्ग बताया इनको, वास्को डिगामा को। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। देखिए, इसी के सहयोग से इसे भारत आने का सीधा मार्ग मिला। ठीक है, अब्दुल मजीद ने ही इनको मार्ग बताया था और इसी मार्ग को पकड़ते वास्को डिगामा है जो है वो भारत पहुँचे। उसके बाद देखिए कि इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ, जब वास्को डिगामा भारत के मालाबार तक पहुंच गए तो यूरोप वासियों को एक साहस मिल गया। ठीक है, वास्को डिगामा द्वारा भारत में लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। देखिए, भारत से जो वस्तु लाए गए थे उसको 26 गुना मुनाफे पर बाजारों में बेचा गया था, यूरोपीय बाजारों में। ठीक है, उसके बाद देखिए, अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी। जो जब अमेरिका का खोज हुआ था, ठीक है, अमेरिका को एक और नाम से हम लोग उस टाइम जाने थे, नई दुनिया। ठीक है, जब अमेरिका का खोज हुआ था तो उस समय जो है नाम रखा गया था नई दुनिया, और जब इसका खोज हुआ तो एक यूरोप वासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए जिसे कहाँ गया 14 उसके बाद देखिए जिसे 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त किया था और इसी को ही 1492 में कोलंबस ने ढूंढा था। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा। पहले जो था जो कोलंबस थे उन्होंने 1492 में जब अमेरिका की खोज की तो उन्हें लगा कि ये क्या है, तो ये भारत है।
लेकिन वो भारत नहीं था, अमेरिका था वो, ठीक है। और उसे उन्होंने क्या समझा कि भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझ लिए थे वो, और यहाँ के निवासियों को वो रेड इंडियन बोल दिए, ठीक है। बाद में स्पेन के नाविक जो थे अमेरिगो वेस्पुजी ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा। अब एक नया प्रश्न यहाँ उठता है कि नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? तो अमेरिकी वेस्पुजी ने, ठीक है। उसके बाद देखिए, उन्होंने जब ढूंढा तो इसे एक महाद्वीप बताया। जब अमेरिकी वेस्पुजी ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा तो उसका नाम क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि यह एक महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा, और इसी के नाम पर क्या पड़ा उसका नाम? तो अमेरिका पड़ा। उसके बाद देखिए, 1519 में मैगलेन ने पूरी दुनिया के चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट की कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हर एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा और केयरफुल्ली पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, 1519 में क्या हुआ था कि जो मैगलेन थे उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। सोचो वो कैसे पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिए होंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया? तो मैगलेन ने। कब लगाया? 1519 ईस्वी में, ठीक है। तो और उन्होंने इस धारणा की भी मतलब पुष्टिकरण की कि जो समुद्र हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रिया की खोज की। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रिया का खोज किसने किया? तो आप क्या आंसर देंगे? तो बोलेंगे कैप्टन कुक ने। साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया, और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? तो कैप्टन कुक ने ही लगाया था। उसके बाद देखिए, सर जॉन और जो शेवा सीटन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? तो सर जॉन और शेवा सीटन ने, ठीक है। उसके बाद देखिए, भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, भौगोलिक खोज का जब शुरुआत हो रहा था तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए यूरोप के जो देश के शासक लोग थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दी। उसके बाद जब शुरुआत होने लगा तो ज़्यादा हेल्प नहीं होता था, लेकिन उसके बाद जब खोज होने लगा तब उस समय शासक लोग भी हेल्प करने लगे, ठीक है। जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी दे नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी, ठीक है। जिसमें जो है प्रमुख कौन कौन थे? तो हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी जो थी इसाबेला। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। और इसी प्रकार जो है क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी तक मतलब यूरोप वालों को मतलब आधा से अधिक जानकारी मिल चुकी थी इस दुनिया के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे छोटे डब्बा में क्या बताया गया है, आपके लिए एक जानकारी दी है, खास जानकारी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। नई दुनिया। नई दुनिया एक शब्द आया था वहाँ पर, उसके बारे में जानते हैं। अमेरिका महाद्वीप को यूरोप वासियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। अमेरिका जो महाद्वीप है उसी को जो यूरोप वासी थे उनके द्वारा क्या कहा गया था? नई दुनिया। क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि कोलंबस जब तक यात्रा नहीं किए थे तब तक इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए इसको नई दुनिया के नाम से जाना गया। और किसके द्वारा जाना गया? तो यूरोप वासियों के द्वारा। अब पढ़ते हैं आगे। इसके बाद दिया है ये भौगोलिक खोजों का परिणाम, ठीक है। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए जो मैंने पढ़ाया है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और उसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।